आइए चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार में, जहाँ के हमने अभी बेसिक अकाउंटिंग जो है हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, अकाउंटिंग के बारे में बेसिक जान लिया, तो हमें ये समझ आया कि हमारी अकाउंटिंग करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, क्या कारण है जिसके लिए अकाउंटिंग हमको बिजनेस में करनी पड़ती है। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो बेसिक पर्पस रहता है, द मेन मोटो ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बट हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी हमारे पास असेट्स हैं या कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, वी ओनली कम टू नो बाय प्रिपेयरिंग अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ही ये पता लगता है कि आपका प्रॉफिट हुआ इस साल में या लॉस हुआ, और आपकी क्या असेट्स हैं और क्या आपकी लाइबिलिटीज हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना, और अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करना ही होता ही है, साथ में वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसके जो कंसर्न यूजर हैं, चाहे इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, तो उन तक उनके जो भी इंफॉर्मेशन है उनको एक प्रॉपर वे में पहुंचाना है, ताकि उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन समझ आ सके। यानी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कैसे होने चाहिए, तो क्या बेसिक चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जिनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर हम अगर बात करूं मैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि दोज बेसिक रूल which should be followed while making preparation of financial statement, so that the accounting statement should be prepared in such a way that it should be accurate as well as it should be informative to all of the concerned user। यानी अकाउंटिंग स्टेटमेंट इस तरह से बनाने चाहिए कि हमारा मतलब उसको बनाते समय आपको क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब है कि बेसिक रूल्स या वो पैरामीटर जो पहले से ही डिसाइडेड हैं, जिनको फॉलो करते हुए हमको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने हैं। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में हम और एडवांस में पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन जनरल तो आपको समझ आ ही गया कि वो बेसिक रूल्स हैं या वो बेसिक पैरामीटर्स हैं, और वो गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करनी है, किस लिए, अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को यूजफुल बनाने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉस्ट एंड जो कन्वेंशंस होती हैं, यानी जो बेसिक रूल्स होते हैं, इनको हम अकाउंटिंग में GAAP गैप्स के नाम से जानते हैं, गाप्स के नाम से जानते हैं। गाप्स का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद अब ये तो रहा वो गाप्स जो कि वर्ल्ड फेमस है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गाप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के चारों तरफ घूमता रहता है। यानी ICAI एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा का पूरा रेगुलेट करती है। तो यहां पर हमारे इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। जनरली जिस समय ये ICAI ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, जब ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किए थे, तो तब समय क्या था कि जनरली उन्होंने रिकमेंड किए थे कि इस तरह के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, वो इतने फेमस हो गए कि गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अकाउंटिंग के अंदर जो हम अकाउंट इंफॉर्मेशन बनाते हैं या जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मैल प्रैक्टिस ना हो, कोई इंफॉर्मेशन को छुपाया ना जाए। तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि आप अकाउंट्स बनाते समय बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करें। और आज पोजीशन ये है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जितनी भी कंपनी जो इंडियन इकोनॉमी में रजिस्टर्ड है, उन सभी कंपनी को इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कुछ कमी पाई जाती है तो उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को या अकाउंटिंग स्टेटमेंट को इनवैलिड माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या। तो मैंने आपको बताया कि हमारा एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी है, जो काफी हद तक जो है मतलब ग्लोबली
अकाउंट्स को जो है वो रेगुलेट करता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है और अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो जनरली क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को उन्होंने एक जनरल लॉज बताए हैं या ऐसे रूल्स बताए हैं जो कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए या एज ए बिजनेस प्रैक्टिस आपके सामने आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्लासिफाई कैसे करते हो, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई कैटेगरी है क्या, तो बिल्कुल है। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी जनरल लॉज या रूल्स, उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कि जो बेसिक अजम्पशन बिजनेस में फॉलो की जाती है, यानी मान के चल रहे हैं कि बिजनेस में ये चीजें होनी चाहिए, ये बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो जो चीजें बेसिक अजम्पशन बेस्ड होती हैं उनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का नाम देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी बिजनेस के अंदर सामने आती है जो कि पुराने टाइम से बनी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस हम लोग काम करते हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, तो कुछ बेसिक चीजें निकल कर आती है ड्यू टू ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस। तो कुछ अगर ऐसे रूल जो प्रैक्टिकल बिजनेस से निकल कर आए हैं यानी रनिंग ऑफ बिजनेस से निकल कर आए हैं, तो उनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस का नाम देते हैं। तो ये दो कैटेगरी है किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अब इसके बाद ये आता है कि फीचर्स क्या है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करूं तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहली बात तो कि ये कहीं से आसमान से नहीं उतरे, यानी भगवान ने नहीं बना के भेजा इनको। ऑल दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। और मैन मेड का मतलब है कि बिजनेस करते करते जो चीजें कमी नजर आई सामने, तो उससे रिलेटेड रूल्स बना दिए गए कि ये बेसिक चीजें फॉलो होने चाहिए। तो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऑल प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो एकदम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एडामेंट है और फिक्स्ड है, ठीक है। टाइम टू टाइम उसमें क्या है, चेंजेस होते आ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो बिजनेस के अंदर जनरली एक्सेप्टेड होते हैं और हर बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग करते समय या जो भी अकाउंटेंट रहते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके हिसाब से ही अपने अकाउंट्स प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नीड क्या है। देखिए नीड क्या है इसकी, पहली बात तो यही है कि हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि वो इस तरह से बनाए जाने चाहिए ताकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस से अगर हम आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं तो ऐसा ना हो कि पता लगा एक कंपनी जो है या एक बिजनेस जो है वो अलग अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहा है, बेसिक गाइडलाइंस, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अलग गाइडलाइंस यूज कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नंबर एक तो वो यूजफुल नहीं रहेंगे और दूसरी तरफ क्या रहेगा कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेंगी वो कंपेरेबल भी नहीं रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर रेलेवेंस नहीं होगा, उसके अलावा रिलायबल भी नहीं होंगी, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस को यूज करके आपने बनाई है। क्योंकि कंपेयर आप तभी कर सकते हैं किसी चीज को जब वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर चीज बनी हो, यानी पर्टिकुलर एक मतलब डिफाइंड सेट ऑफ गाइडलाइंस को यूज किया आपने और उसके बेस पर आपने अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं। इसके बाद ये आता है कि बेसिक अजम्पशन। अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि बेसिक अजम्पशन यानी ऐसी चीजें क्या हैं, भले ही वो बिजनेस प्रैक्टिस से निकल कर नहीं आई लेकिन फिर भी किसी भी बिजनेस के अंदर उनको तो फॉलो करना कंपलसरी है ही, यानी एजम्पशन है जिसको आपने फॉलो करना ही है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। उसका आपका बिजनेस के ऑपरेटिंग से कोई लिंक नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये चीजें आप बिजनेस करते समय बेसिक फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहला अजम्पशन लेते हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली हम मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टार्ट किया गया है, यानी बिजनेस का जो पीरियड है वो कैसा रहेगा, एक लॉन्ग रन बिजनेस रहेगा, लॉन्ग टर्म रन बिजनेस रहेगा। तो उसी के लिए हमको क्या करना पड़ता है
कि अब देखिए कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, अगर आप ये मान के चलते हैं कि 1 साल में बंद हो जाना है या 6 महीने में बंद हो जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन एक बिजनेस जो आपने आज स्टार्ट किया है वो बिजनेस क्या होगा, अगर उसका मिनिमम पीरियड भी हम मान के चलते हैं कि 8-10 साल चलेगा, तो उस कंडीशन में उसका प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमको 8-10 साल वेट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उसमें से जो एक्सपेंडिचर उस ईयर का है आप उसको उसी साल में दिखाएंगे, और अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी असेट्स बन जाएगा। यानी जब कोई भी किया गया पेमेंट, अगर उसका बेनिफिट आपने उसी ईयर में एग्जॉस्ट कर लिया है, उसी ईयर में आपने वो सर्विसेज को अवेल करके उसको यूटिलाइज कर लिया, तो उस पर किया गया पेमेंट वो आपका एक्सपेंडिचर बनेगा। और अगर आपने जरूरत से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हम क्या करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं जो भले ही रेवेन्यू नेचर के हों, तो उसको हम क्या करते हैं, उसी साल में सारा ना राइट ऑफ करके उसको धीरे धीरे जैसे जैसे उसका हमको बेनिफिट मिलता जाता है वैसे वैसे उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते जाते हैं। इसी के बेस पर, यानी ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेस पर है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट किया गया है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, यानी काफी नंबर ऑफ ईयर तक वो चलेगा। तो इसी के बेस पर हम अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं, यानी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसको एज एन एसेट्स दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज कर ली, तो आपने जिस ईयर में मशीनरी परचेज की है उसी ईयर थोड़ी सारा उसका एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं कि पूरी मशीन यूज हो गई, नहीं, उस मशीन के ऊपर जितना उसका डेप्रीसिएशन लगता है, जितनी उसकी वैल्यू 1 साल में कम हो जाती है, आप उतना ही एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, और बाकी क्या बनी रहती है, आपकी एसेट्स बनी रहती है। यानी अगर मैं बात करूं तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक रिकॉग्निशन कौन देता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसके बाद सेकंड आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रेगुलरली फॉलो करना, किसी भी चीज को रेगुलरली फॉलो करना, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो यहां पर ये जो अजम्पशन है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, ये कन्वेंशन क्या बोलती है, ये अजम्पशन क्या बताता है आपको, ये अजम्पशन बताता है कि आप अकाउंटिंग करते समय, यानी अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय जो भी आप अकाउंटिंग मेथड यूज करते हैं, अगर आपको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को अपने आने वाले ईयर से या पिछले वाले ईयर से कंपेयर करना है, तो उस कंडीशन में इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप जो भी अकाउंटिंग मेथड यूज करते हैं, दीज मेथड शुड बी कंसिस्टेंस इन यूज। ऐसा नहीं है कि 1 साल में आपने कोई अकाउंटिंग मेथड यूज कर लिया और अगले साल में आपने दूसरा मेथड यूज कर लिया। तो अगर आप डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे तो उस कंडीशन में बाहर वालों से तो क्या, अपने बिजनेस के अंदर ही आप ईयर बाई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इवन पिछले साल को इस साल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और इस साल की अकाउंटिंग को अगले साल की अकाउंटिंग से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि आपने मेथड जो सिलेक्ट किया उसके अंदर आपने क्या किया, आपके पास जितनी भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उन एसेट्स के ऊपर आप क्या करते हैं, एनुअली उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते हैं। डेप्रीसिएशन मींस 1 साल में उसकी जितनी वैल्यू कम हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन लगाने के भी बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से अगर मैं 2 फेमस मेथड की बात करूं तो वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड वन इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आए। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जितना डेप्रीसिएशन आप लगाते हैं मशीनरी में, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईयर बाय ईयर जब भी आप डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीद ली
10 लाख रुपीस की, और आपने ये डिसाइड किया कि 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, हर साल उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएट करते रहेंगे। हर साल 1 लाख जो डेप्रिसिएट हो रही वैल्यू, तो ये कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर मान लीजिए कि आप इसके ऊपर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड लगाते हैं कि जिसमें मशीन को डेप्रिसिएट करने के बाद जितनी उसकी वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो पहले साल में अगर आपने 10 लाख के ऊपर 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया तो अगले साल में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, क्योंकि मशीन की वैल्यू कितनी रह गई 9 लाख रुपीस, तो 9 लाख के ऊपर फिर 90,000 लगेगा, फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर 10% लगेगा। तो ये रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, जिसको कि हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो ए वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपने जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे वो आपका डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड हो, तो आपको हर साल कोशिश करनी है कि आप सेम मेथड ही अप्लाई करें, ताकि आपकी जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप बनाते हैं, दीज अकाउंटिंग स्टेटमेंट में बी कंपेरेबल। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्रूअल एग्जम्पशन। अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, तो इसलिए इसमें ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सिर्फ यही बता देता हूं कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस की, तो आपको अक्रूअल अजम्पशन फॉलो करना है। अक्रूअल अजम्पशन का मतलब है कि कोई भी इनकम अगर आपने अर्न कर ली है, कोई भी इनकम आपने अगर अर्न कर ली है, तो उस कंडीशन में चाहे उसका आपको कैश मिला चाहे नहीं मिला, यानी उसकी रिसीट आई या नहीं आई, तो वो आपकी इनकम रहेगी। उसी तरह से आपने कोई एक्सपेंडिचर आपने किया या कोई सर्विस अवेल की, तो जितना भी आपने सर्विस अवेल किया है तो दैट इज योर एक्सपेंडिचर, भले ही उसके लिए आपने पे किया या नहीं किया। तो इसी के बेस पर जब हम एक्रूअल अजम्पशन फॉलो करते हैं, तो उसी के बेस पर हम आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस के कॉन्सेप्ट्स को अकाउंट्स में लेकर आते हैं, और उसी के बेस पर हम आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम और एडवांस यानी प्रीपेड एक्सपेंडिचर का हम लोग आइटम्स शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये 3 अजम्पशंस थे जो कि बेसिकली हर बिजनेस के अंदर एक कॉमनली यूज किए ही जाते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे बचेंगे जो कि जनरल हैं, जिनको हम अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी हालांकि अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको हमें अकाउंटिंग करते समय फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम फिर अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक ये चीजें बताई हैं ये आपको समझ आई होंगी, और आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। क्योंकि थ्योरी अगर मजबूत रहेगी तो आगे प्रैक्टिकल बेस भी आपका अच्छा होगा। तो एक बार फिर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा जो चैनल है टॉपर बाय संजीव कुमार, इसमें मैं आपके लिए कंसिस्टेंसी के अंदर, जैसे भी मैंने यहाँ कंसिस्टेंसी की बात की, तो मैं भी आपके सामने कंसिस्टेंसी के अंदर जितना भी आपका ये सिलेबस है ये सब लेके आने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो है मुझे भी ये अंदर से बूस्ट मिले और मैं आपके लिए जो यूजफुल लेक्चर है वो लेकर आता रहूं। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।